Welcome all. Today we will study about Ohm's law, its verification, and what are its limitations. First, starting with Ohm's law. अगर एग्जाम पूछा जाए स्टेट ओम्स लॉ तो किस तरीके से उसको लिखना है पहले वो देख लेते हैं. नॉर्मली जब एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टेट ओम्स लॉ, स्टेट जब ओम्स लॉ हम करेंगे यहाँ पे तब किस तरह से हमको लिखना है पहले वो समझ लेते हैं, फिर आगे प्रोसीड करेंगे क्लास को हम लोग. देखिए, तो द स्टेटमेंट फॉर ओम्स लॉ इज एट ऑल फिजिकल कंडीशंस ऑफ अ कंडक्टर रिमेनिंग सेम द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर. यानी अगर मान लेते हैं ये कोई कंडक्टर हमारे पास है एंड इस कंडक्टर का क्या होना चाहिए यहाँ पास, इस पर्टिकुलर कंडक्टर का टेम्परेचर, जिस कंडीशन में हम रीडिंग लेना चाहते हैं उस कंडीशन का टेम्परेचर, प्रेशर एंड अदर फैक्टर्स मस्ट रिमेन कांस्टेंट. ऐसा नहीं करना है कि दिन में एक रीडिंग ले रहे हैं रात में एक रीडिंग ले रहे हैं, ऐसा कभी नहीं करना है कि शायद दिन का टेम्परेचर कुछ और रहा होगा और रात में टेम्परेचर कुछ और रहा होगा. टेम्परेचर करने से रीडिंग में वेरिएशन आ जाता है, इसलिए ओम्स कहते हैं यहाँ पे कि जब हम रीडिंग लें यहाँ पे तो फिजिकल कंडीशन सेम होनी चाहिए. फिजिकल कंडीशन यानी बेसिकली टेम्परेचर और प्रेशर, मतलब एक कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे ही सारा रीडिंग लेना है, वेरिएशन नहीं चाहिए हमको. और अगर वेरिएशन करेंगे तो फिर ओम्स लॉ काम नहीं करता. सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर फिक्स्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे ही रीडिंग लेना है. जैसे कि मान लेते हैं रात में रीडिंग ले रहे हैं, रात में कोई काम कर रहे हैं, उस समय टेम्परेचर रहा हो मान लेते हैं लेट सपोज 25 डिग्री सेल्सियस. और अगर 25 डिग्री सेल्सियस रहा है उस समय हमको सारा रीडिंग लेना है. ऐसा नहीं करना है कि हम 25 डिग्री सेल्सियस पर रीडिंग लिए फिर थोड़ा मन करता है नहीं भाई थोड़ा घूम के आते हैं और फिर घूम फिर के आए तब देखते हैं टेम्परेचर आके यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तो 20 डिग्री पहुँच गया. यानी हम देख पा रहे हैं क्या, टेम्परेचर में वेरिएशन आ गया. रीडिंग लेना शुरू कीजिएगा फिर से तो देखिएगा क्या, जब ग्राफ जो बन रहा था वो स्ट्रेट लाइन न बन के कर्व बन गया. यानी ओम्स लॉ फिर काम ही नहीं किया. तो ओम्स लॉ जरूरी फैक्टर ये है कि टेम्परेचर, प्रेशर एंड अदर फैक्टर्स, फिजिकल फैक्टर्स हमारे हमेशा कांस्टेंट होने चाहिए, तब जाके हमारा रीडिंग सही आएगा. ठीक है ना. क्या, एट ऑल फिजिकल कंडीशंस ऑफ अ कंडक्टर रिमेनिंग सेम द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, इस कंडक्टर के थ्रू जो करंट फ्लो करेगा वो क्या होगा हमारे पास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर. अक्रॉस यानी इसके एंड पॉइंट्स पे. ठीक है, अक्रॉस यानी होता है दोनों एंड पॉइंट पे. जो कहाँ गया क्या यहाँ पे, इस कंडीशन को ऐसा कहा जा रहा है जो करंट यहाँ फ्लो कर रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है कि इन दोनों एंड पॉइंट पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास है. ठीक है, इन दो एंड पॉइंट्स पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस है उस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. स्टेटमेंट लिखने के बाद अब देख लेते हैं कि सही में ये काम करता है या सिंपली रट्टा मार रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं. तो देख लेते हैं पहले कि सही में काम करता है हाँ या ना. अगर ओम्स लॉ में रट्टा मार लिया है तो हमारा काम है इसे वेरीफाई करना. इसे वेरीफाई कैसे करें, यूजिंग प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स. तो हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकली वेरीफाई करेंगे ओम्स लॉ कैसे काम करता है. इसके लिए हम यूज करेंगे बैटरी एलिमिनेटर. ये बैटरी एलिमेंटर काम होता है एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई करना. जैसे ये 0 वोल्ट, 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, इस तरह से पर्टिकुलर वोल्टेज सेटअप कर सकते हैं आप. दिस इज द सेटअप फॉर ओम्स लॉ. इसमें बैटरी एलिमेंटर को जोड़ने के लिए दो नॉब्स दिए गए हैं. एक फिक्स्ड रेजिस्टेंस हमारे पास है, ये रेजिस्टेंस फिक्स है, इसे हम वैरी नहीं कर सकते हैं. एक रियोस्टैट दिया हुआ है एंड एक मिली एम्पमीटर एंड एक वोल्ट मीटर दिया हुआ है. सो कनेक्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे कनेक्शन कैसे किया गया है. बैटरी का कनेक्शन पहले स्विच की तरफ किया गया, ये स्विच जोड़ा गया बैटरी में. ठीक है, ये बैटरी से पहले स्विच में कनेक्शन हो रहा है. देन बैटरी कनेक्ट करने के बाद ये कनेक्शन रियोस्टैट में जाता है. रियोस्टैट कौन सा है, दिस वन इज रियोस्टैट. मतलब बैटरी के बाद तार जो हमारे पास है स्विच से गुजरने के बाद रियोस्टैट में जोड़ा गया अंदर से. देन रियोस्टैट के बाद जो कनेक्शन हमारे पास है वो कहाँ आ रहा है, एमीटर में. यानी रियोस्टैट से फिर कनेक्टेड क्या हमारे पास है, ये मिली एमीटर. देन इस मिली एमीटर की सीधा ही यहाँ देखिए यहाँ लिखा क्या है, वोल्ट मीटर. यानी मिली एमीटर से कनेक्टेड, डायरेक्टली कनेक्टेड किया हुआ है एक वोल्ट मीटर. एंड जो वोल्ट मीटर हमारा है ये किसके पैरेलल में,
इस रेजिस्टेंस की। क्योंकि कनेक्शन थोड़ा इधर उधर, इसलिए हम पूरा एक्सप्लेन करें इस चीज़ को हम लोग। एक्चुअली कनेक्शन यहाँ क्या है, एक बैटरी है, एक फिक्स्ड रेजिस्टेंस, एक रियोस्टैट, एक मिली एमीटर और एक वोल्ट मीटर। क्लियर। नाउ कनेक्शन करने के लिए हम करते क्या यहाँ पे, वी कनेक्ट द नेगेटिव एंड ऑफ द बैटरी एलिमेटर टू द नेगेटिव एंड ऑफ द apparatus and the positive terminal of battery eliminator to the positive part of the apparatus. Now रीडिंग लेने के लिए क्या करें यहाँ पे हम लोग, पहले हम लोग स्विच को ऑन करेंगे, पहले प्लग लगा रहे हैं इसका हम लोग। अगर स्विच ऑन करें इसका हम लोग, देखिए इन दैट केस हम पहले क्या कर रहे हैं, इस चीज़ को हम पहले 0 वोल्ट पे सेटअप किए हैं। पहले देख सकते हैं आप, हम बैटरी एलिमिनेटर का वोल्टेज 0 वोल्ट पे डाला गया है, यानी अभी यहाँ से कोई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं हो रहा है, यहाँ 0 पोटेंशियल डिफरेंस है। नाउ हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ स्विच को ऑन किया हुआ है, ये स्विच ऑफ ऑन का स्विच हमारे पास, स्विच को ऑन किया हुआ है। अगर इसका वोल्टेज हम बढ़ाते हैं, जब इसका हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, इनिशियल दिख क्या था हमारे पास, जब 0 पे हमारा बैटरी एलिमिनेटर है, इन दैट केस वोल्ट मीटर का रीडिंग कितना हमारे पास है, वोल्ट मीटर का रीडिंग 0, वोल्ट मीटर की रीडिंग हमारे पास 0 है। एंड एमीटर का रीडिंग कितना देखिए यहाँ पे, एमीटर का रीडिंग भी हमारे पास 0 पे है, वोल्ट मीटर एमीटर दोनों ही 0 पे है। लेकिन जब हम बैटरी एलिमिनेटर को हम 2 वोल्ट पे लेके आते हैं, इस नॉब को घुमा के यहाँ पे 2 वोल्ट पे लेके आए इस चीज़ को हम लोग, इन दैट केस जैसे ही 2 वोल्ट पे लाए हम लोग, देखिए यहाँ जो वोल्टेज हमारे पास है ये 0 से थोड़ा ऊपर आया यहाँ पे, ओके। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या कि एमीटर में रीडिंग में कुछ चेंज यहाँ पे आया है। हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे इसका रीडिंग कैसे लेते हैं, मतलब काउंटिंग कैसे करते हैं। पहले समझिए कि यहाँ से जब पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करें हम लोग, तो वहाँ पे चेंज हमको मिल रहा है। जब यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस को हम मान लेते हैं 4 वोल्ट लेके आए, पोटेंशियल डिफरेंस इज नाउ 4 वोल्ट, यू कैन सी इट। जो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा है उसका नॉब कहाँ पे है, ये जो नॉब हमारा देखिए वो 4 वोल्ट पे किया हुआ है, ठीक है। तो जब 4 वोल्ट पे ला रहे हैं तो पहले के मुताबिक देखिए यहाँ पे जो हमारा वोल्टेज था यहाँ पे रेजिस्टेंस के अक्रॉस वो इंक्रीज हो गया, वैसे ही करंट का वैल्यू भी इंक्रीज हो रहा है। और अगर और पोटेंशियल 6 वोल्ट पे ले आए तो करंट और बढ़ता है। जैसे जैसे पोटेंशियल अप्लाई जो हम कर रहे हैं वो बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे हम देख सकते हैं क्या है, वोल्टेज और करंट पे इंक्रीज हो रहा है। यानी हम ये भी देख पा रहे हैं कि वोल्टेज बढ़ने के साथ साथ करंट भी बढ़ रहा है। तो हम देख क्या पा रहे हैं यहाँ पे कि जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कर रहा था, वैसे वैसे करंट पे चेंज आ रहा था, करंट का वैल्यू बढ़ रहा था यहाँ पे, वो हमने देखा यहाँ पे। यानी जो ओम्स कह के गए यहाँ पे वो बिल्कुल सच बात है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि स्टेट ओम्स लॉ, तो कैसे करना है इसको, यहाँ पे जब भी स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ बोलेगा आपको ये स्टेटमेंट लिखना है, Actual conditions of a conductor remaining same, the current flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference across the conductor। साथ ही साथ इसके थोड़े मैथमेटिकल फॉर्म में आना है हमको। पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, यानी V प्रोपोर्शनल I, तो V इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पास, कॉन्स्टेंट इनटू I, यानी V इक्वल लिख सकते हैं क्या, RI लिख सकते हैं। क्लियर। जो R का मतलब क्या होता है, where R is a constant of proportionality and is known as resistance of conductor। यानी जब स्टेटमेंट पूछा जाए आपको ये पूरा लिखना ज़रूरी है। साथ ही साथ इसमें यहाँ काम ख़त्म नहीं होता है, जब स्टेटमेंट पूछा जाएगा तो आपको ये ग्राफ भी बनाना पड़ेगा। ये ग्राफ बताता है क्या कि V और I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। अगर ये स्ट्रेट लाइन ना हो के कोई कर्व होता तो इसका मतलब यही निकलता है कि V और I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होते हैं, ठीक है। स्ट्रेट लाइन कर्व का मतलब ही होता है कि ये दोनों जो क्वांटिटीज़ दिए गए हैं दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अगर स्ट्रेट लाइन ना हो, कर्व लाइन हो, देन दे आर नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो कुछ और हो सकता है फिर। क्योंकि यहाँ पे बोला है कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, इसका मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। और हम जानते क्या है, SI यूनिट ऑफ करंट क्या होता है हमारे पास, एम्पियर, पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट होता है, एंड
फॉर रेजिस्टेंस इट इज ओम। क्लियर? सो अगर स्टेटमेंट बोलेगा आपको एटलीस्ट यहाँ तक करना है। इसके लिमिटेशंस पे, इफ द फिजिकल कंडीशंस आर नॉट केप्ट कांस्टेंट देन ओम्स लॉ मे नॉट गिव एक्सपेक्टेड रिजल्ट। जो हम पहले से कहते आ रहे हैं यहाँ पे कि अगर टेम्परेचर प्रेशर वैरी कर दीजिएगा, कुछ और भी वैरी कर सकते हैं यहाँ पे, अगर ये सब वैरी हो जाए इन दैट केस हमारा रीडिंग सही नहीं आता और ओम्स लॉ फेल हो सकता है। यानी जो ग्राफ के नीचे स्ट्रेट लाइन आ रहा था वो स्ट्रेट लाइन ना आके शायद कर्व हो जाए या कुछ भी और हो सकता है यहाँ पे, लेकिन स्ट्रेट लाइन फिर नहीं बनेगा अगर फिजिकल कंडीशंस सेम ना हो तो। सेकेंड यहाँ कह रहा है इट फेल्स इन केस ऑफ सेमीकंडक्टिव मटेरियल्स सच एज डायोड्स। अब ये सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं? नॉर्मली हम जानते क्या है, कंडक्टर और इंसुलेटर जानते हैं। कंडक्टर कौन से होते हैं? जो करंट को पार होने दे। इंसुलेटर वो है जो करंट को पार ना होने दे। लेकिन दोनों के बीच का भी एक मटेरियल होता है जिसे हम कहते हैं सेमीकंडक्टर। वो करंट को अच्छे से जाने देगा, ना ही वो करंट को अच्छे से रोक पाएगा, वो एक बीच का मटेरियल बन जाता है, उसे कहते हैं सेमीकंडक्टर। लेकिन बीच का होने के बावजूद ये बहुत ज़्यादा काम का है। नॉर्मली जितने भी डिवाइसेस बनते हैं, जो भी अप्लायंस हमारे पास है, सेमीकंडक्टर वहाँ काम आएगा ही, मोबाइल फ़ोन से लेके टीवी, फ्रिज, लेकिन सब में कुछ ना कुछ एलिमेंट ऐसा होता है जो कि एक सेमीकंडक्टर होगा, क्योंकि बिना सेमीकंडक्टर के हमारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बिल्कुल बेकार है। ठीक है, सो सेमीकंडक्टर्स भी ज़रूरत होते हैं, लेकिन ये सेमीकंडक्टर्स ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। नॉर्मली सेमीकंडक्टर के केस में जो ग्राफ प्लॉट होता है हमारे पास, वो ग्राफ का नेचर कुछ इस तरह रहता है, कर्व होता है। वी और आई का ग्राफ हमारा कर्व होगा। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं बना तो ग्राफ नहीं होगा हमारे पास। इस वजह से हम कह सकते हैं क्या कि ये जो सेमीकंडक्टर पास है वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है ना। लास्ट पॉइंट कहता क्या है, इफ द कंडक्टर सेट्स अप अ मैग्नेटिक फील्ड इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स, इलेक्ट्रिक जनरेटर, इनसे आगे पढ़ने वाले हम लोग ऐसे भी। उसमें क्या होता है कि जो कंडक्टर अंदर बैठा है उस कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप होना शुरू हो जाता है, और जब भी ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप होगा उस कारण से भी ओम्स लॉ में काफ़ी दिक्कत हो पाता है। और अगर ये मैग्नेटिक फील्ड्स अंदर सेटअप हो जाए इन दैट केस ओम्स लॉ फॉलो नहीं होगा, फिर वहाँ फिर से ग्राफ का नेचर बदल जाता है, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा फिर, क्योंकि जैसे ही अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इंड्यूस होगा इन दैट केस वो एक रेजिस्टेंस की तरह नहीं, वो एक इंडक्टर की तरह काम करेगा। इंडक्टर क्या होता है? नॉर्मली इंडक्टर्स हम लोग को पढ़ना है क्लास 12 में आके, लेकिन फिलहाल बस छोटा सा एक जान लीजिए। इंडक्टर्स वो एलिमेंट्स हैं जो मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करते हैं। ठीक है, तो कंडक्टर क्या हो गया हमारे पास, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का प्रॉपर्टी वहाँ डेवलप हो जा रहा है, इस वजह से वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर पाएगा। Please do subscribe to our channel by hitting the bell icon. Thank you. Also do like our videos, which encourages us to make better videos. Thank you all.